नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आपसे समसामयिक भारत का इतिहास एमए फाइनल के टॉपिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार विषय पर चर्चा करूंगा। आइए हम जानते हैं कि किस तरह भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसके सुधार और इसमें इसकी क्या मूल्यांकन और समीक्षा रही, इस बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके सभी आयाम और पहलुओं पर आज हम अध्ययन करेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को 14 व्यापारिक बैंकों का किया गया। इस संबंध में आज हम जानकारी करेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक प्रतिबद्धताओं को निभाने की दिशा में यह एक अति महत्वपूर्ण कदम था। राष्ट्रीय महत्व के किसी भी उपक्रम के राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार सरकार को प्राप्त था। भारतीय संविधान में नीति निर्दिष्ट तत्वों के अंतर्गत सामाजिक न्याय पर विशेष जोर दिया गया। ये देखिए, भारतीय संविधान की एक ये समझे कि आत्मा रही है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से हमारा तात्पर्य है सभी वर्गों के साथ में सामाजिक आधार पर बिना भेदभाव के समतामूलक समाज की स्थापना करना। इसे प्राप्त करने के लिए औद्योगिक एवं कृषि विकास हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण को आवश्यक समझा गया। अधिकांश बैंक निजी क्षेत्र के अंतर्गत थे। इनका संचालन शुद्ध व्यावसायिक लाभ हेतु किया जा रहा था, जबकि लोकतंत्र की यह परिभाषा नहीं है, जिनका लाभांश निजी मालिकों के अथवा जो धारक थे के मध्य जाता था। इनका राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि मुद्दों से कोई सरोकार नहीं था। निजी क्षेत्र में बैंक का विद्यमान रहना किसी भी दृष्टि से राष्ट्रहित में नहीं था। यह स्थिति अचानक उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि पहले से विद्यमान थी। स्वतंत्रता भारत की आज़ादी के पश्चात बैंकों के ऊपर प्रत्यक्ष विचार किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के आर्थिक क्षेत्र में अनेक विसंगतियां व्याप्त थी। बैंकों की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी एवं निजी क्षेत्र के बैंक बेईमानी, वित्तीय हेराफेरी करने वालों के हाथों में थे। इन पर नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से सर्वप्रथम 1949 में भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम पारित हुआ और रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1955 में स्टेट बैंक की स्थापना की गई और बाद में 1969 में एक रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक के अंतर्गत इन 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इन जिनके पास 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक जमा पूंजी थी, उन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में अनेक तर्क दिए गए। अब हमारे पास आता है कि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण के क्या कारण रहे। इन किन कारणों के आधार पर इंदिरा गांधी सरकार को इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। इसके पीछे जो हम प्रमुखतः कारण देखते हैं वो कारण है हमारे पास में इन कारणों पर दृष्टिपात करते हैं। पहला जो कारण है वो है निजी बैंकों का आर्थिक प्रगति में बाधक बनना। ये निजी बैंक थे, इनके पास जो जमा पूंजी थी ये भारत की आर्थिक प्रगति में बाधक बन रहे थे। किसी प्रकार का हमने आपको बताया कि लोकतंत्र के लोक कल्याण विषय पर इनसे कोई सरोकार नहीं था, सरोकार नहीं था। ये लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए काम कर रहे थे। बैंक मालिकों के द्वारा साधनों का दुरुपयोग, ये जो बैंक मालिक थे, जो निजी बैंकों के मालिक थे, ये साधनों का दुरुपयोग कर रहे थे। संविधान की मूल भावना के विपरीत था ये इन बैंकों को इस तरह से वित्तीय लाभ देना। कृषि के प्रति उदासीनता। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद में भारत में कृषि पर बल दिया जाने लगा, लेकिन कृषि के में जो ऋण मिलने थे, उनको जो लोन मिलने थे, उनको जो साधन उपलब्ध होने थे, उनके प्रति इन निजी बैंकों की उदासीनता ही रही। और लघु व्यापार उद्योग धंधों के प्रति भी इन लोगों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाई, क्योंकि ये जो लघु व्यापार उद्योग थे ये इनके नहीं थे। इनके जो उद्योग धंधे व्यापार थे उनको इन्होंने लोन दिया, बड़े बड़े लोन दिए और उनको आगे बढ़ाने का काम किया, जबकि जो दूसरे अन्य व्यापारी थे उन व्यापारियों के साथ में इन्होंने भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। और सबसे बड़ी बात है, ये जो निजी बैंक थे ये शहरों तक सीमित रहे। इन बैंकों का ग्रामीण क्षेत्रों से कोई सरोकार नहीं था। वित्तीय संसाधन जुटाने में असफल रहे। जब सरकार को वित्तीय संसाधनों की जरूरत पड़ी तो सरकार वित्तीय संसाधन जुटाने में असफल रही और काफी लंबे समय से वामपंथी जो दल थे, वामपंथी सीपीआई और सीपीआईएम, ये दल
काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि भारत में लोक कल्याणकारी सरकार अब जमीन स्तर पर लागू हो, ग्रास रूट लेवल पर सरकार का काम दिखे, अंतिम पायदान के व्यक्ति को जो महात्मा गांधी का सपना था उसको लाभ मिले। इस आधार पर इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग समय समय पर उठाई जाती रही और ये जो निजी बैंक थे ये पंचवर्षीय योजनाओं के प्रति भी उदासीन रहे। और सबसे बड़ी जो बात वो है, इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने में माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की प्रगतिशील आर्थिक नीति के कारण इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसके चलते इन बैंकों से बड़ा लाभ देश को हुआ। राष्ट्रीयकरण के पश्चात में इंदिरा गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक विरासत प्राप्त हुई थी। स्वयं नेहरू समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। 1948 की औद्योगिक और आर्थिक नीतियों में स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया था कि राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के किसी भी उपक्रम का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रणेता थे नेहरू और उनकी जो संतुलित विचारधारा थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो उन्होंने खाका तैयार किया था, उसमें बैंकों का निजी क्षेत्र में रहना कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा था। इसलिए इंदिरा गांधी जी ने सभी साम्यवादी, वामपंथी, कांग्रेस, समाजवादी, लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण से होने से देश के सामने कुछ इनके परिणाम भी हुए और अब हम इसका करेंगे मूल्यांकन और सुधार। इन बैंकों के पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रीयकरण के क्या परिणाम रहे, क्या नुकसान हुआ देश को या क्या फायदा हुआ देश को। इस बारे में हम अध्ययन करते हैं कि पूंजी पर निजी एकाधिकार समाप्त। बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने से अब जो कुछ परिवारों के पास देश का अधिकतर बड़ी संख्या में धन था, वो अब एकाधिकार उनका समाप्त हो गया। दूसरा, आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो गया। देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार उद्योग धंधे लगने थे और बड़े बड़े उद्योग धंधों के लिए पैसे की जरूरत थी, वित्त की जरूरत थी, तो अब आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। औद्योगिक गति में वृद्धि हुई। जैसे कि हमने आपको बताया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद में औद्योगिक प्रगति देश में तेजी से बढ़ी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगने थे, बड़ी बड़ी परियोजनाएं लगनी थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम के साथ मिलकर के भारत में औद्योगिक विकास करना था। तो इससे बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने से पूंजी की समस्या हल हुई और ग्रामीण क्षेत्र में कर्जदारी में कमी आई। ग्रामीण क्षेत्र में अब लोग पहले की तरह इन बैंकों के चंगुल में नहीं रहे। अब राष्ट्रीयकरण करने से वो सरकारी नियंत्रण में आ गए। उनको कम ब्याज पर सुविधा युक्त लोन दिए जाने लगा। सामान्य जन बैंक से ऋण लेने लगे अब, और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जाने लगा। सोशल जो कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो वर्तमान कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रख करके समाज के लिए भी इन बैंकों का उपयोग होने लगा। जमा राशि में वृद्धि हुई। बैंकों की शाखाओं का ग्रामीण क्षेत्र तक दोनों तरफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल विस्तार हुआ और सरकार के उद्योग और कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार कि उसको बल मिला। इस तरह इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे देश के अंदर इन बैंक 1991 की जो आर्थिक नीति थी, उससे वास्तव में सुधार अपने मार्ग पर बड़े अच्छे रहे और इससे देश को काफ़ी फायदा रहा। और भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक कारगर घटना के रूप में सामने आया। ये एक मील का पत्थर साबित हुई। इंदिरा गांधी जी का देश इस बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने में ऋणी है। उन्होंने देश में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। धन्यवाद।